अस्सलाम वालेकुम। अब हम चैप्टर 16 का पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। ये भी दो वीडियोस का कवर करेंगे हम। पहली में देखें, ये सिंपल मैंने बनाया आरसी सीरीज सर्किट एंड आरएल सीरीज सर्किट। बहुत सिंपल चीज है, वही कंसेप्ट जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं उन्हीं को यूटिलाइज करते हुए हमने इनको जो है वो समझना है कि ये क्या चीज है बेसिकली। ठीक है, ऑब्वियसली हमने इसको डिटेल से ही देखना, लेकिन जो बेसिक कंसेप्ट इसके अंदर है वो लाजमी डिस्कस करने हैं हमें। अब ये सीरीज सर्किट है, आपको सीरीज में आपको पता है करंट सेम रहता है, वोल्टेज डिवाइडर होता है। करंट सेम रहता है, वोल्टेज डिवाइडर सीरीज सर्किट में। मैं रिलेट करके जो है इनको एक्सप्लेन करूंगा। होता क्या है कि आपको ये तो पता है कि ये जो रेजिस्टर है इसमें ये जो वोल्टेज है और ये जो करंट है ये तो इन फेज है। ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं स्टार्ट में, इसलिए एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब कैपेसिटर लगा होगा तो वो करंट के साथ जो है वो लैग करेगा। ये जो VC है ये लैग करेगा 90 डिग्री। VC जो है वो लैग करेगा करंट से, यानी करंट लीड करेगा इसमें। देखिए वहां पे फेजर डायग्राम हमने इस तरह बनाई थी, ये करंट था और ये करंट जो है वो लीड कर रहा था, ये वोल्टेज था और ये करंट था। ऐसे ही था ना। लेकिन इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, तो भाई ये करंट है ये वोल्टेज है। क्योंकि आपको मैंने बताया था कि ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हम जब लेते हैं तो ये जो एरो जिसकी तरफ जाता है वो आगे होता है, लीड कर रहा होता है। तो ये जब एरो खींचेंगे तो यहाँ पे भी करंट क्या है, आगे। क्लियर है? तो ये डायग्राम से हमने टेंशन लेने की, वोल्टेज नीचे आ गया, ये कन्वेंशन का ये बता भी दिया मैंने। तो आई यहाँ पे भी लीड कर रहा है, यहाँ पे भी आई लीड कर रहा है। तो सिमिलरली यहाँ पे ये वोल्टेज जो VC है ये लैग करेगा, ये ऑलरेडी आपको पता है। लेकिन होगा क्या कि अब हमने ये दोनों कंपोनेंट्स है ना, दो कंपोनेंट्स यूज कर रहे हैं, तो हम रिजल्टेंट वोल्टेज की तरफ जाएंगे। VRMS ये रिजल्टेंट, ये VC यहाँ पे मैंने ड्रा किया। ये जो VRMS है पिथागोरस थ्योरम जो आप मैट्रिक्स से करते हैं, VR² + VC²। VC² एंड VR² दोनों का स्क्वायर आ गया, VRMS किसके इक्वल आ गया इसको मैं बताऊंगा आपको, पहले इसको देख लेते हैं। VR किसके इक्वल है, IR के, और VC किसके इक्वल है, IXL के, XC के। ये तो आपको ऑलरेडी पता है। इसकी वैल्यू यहाँ पे आ गई IRMS XC² और IRMS R²। यहाँ पे IRMS लगा हुआ है करंट के साथ, IRMS कॉमन आ जाएगा और ये अंदर, ये बाहर आ गया और ये दोनों उसी तरह। अब हमने फाइंड करनी है इंपीडेंस। ठीक है, इंपीडेंस क्या चीज है, इसका फार्मूला मैंने ऊपर लिखा है। बेसिकली हमने फाइंड करनी है इंपीडेंस। इंपीडेंस क्या है कि ये टोटल रेजिस्टेंस है ऑफ ऑल कंपोनेंट्स, यानी आप कह सकते हैं कि ये R + XC + XL। ठीक है, इन दोनों की जो है ना ये टोटल जो वेरिएबल टोटल अपोजिशन है उसको हम इंपीडेंस कहते हैं। यानी सर्किट में जो टोटल अपोजिशन हो जाएगी R X C XL XC XR जो भी है, जितने भी कंपोनेंट्स होंगे उनकी जो टोटल रेजिस्टेंस होगी उसको हम इंपीडेंस कहेंगे। ये VRMS/IRMS = Z, ये इसका फार्मूला। इस पे न्यूमेरिकल भी बन सकता है, सिर्फ ये सिंपल फार्मूला है। एनी हो, ये VRMS/IRMS आ गया इंपीडेंस। IR ये VRMS की वैल्यू मैंने इधर पुट की है ये ऊपर, ये IRMS से देखें कैंसिल हो जाएगा, तो ये फॉर्म आ जाएगी इंपीडेंस की। ये आपने याद रखना है, ये फार्मूला है जब RC सीरीज सर्किट होगा। एंगल फाइंड करना होगा आपने, टेंजेंट थीटा किसके इक्वल आएगा, ये जो एंगल है ये थीटा, ये VC और ये डिवाइडेड बाय VR। तो यहाँ से ये 1/ωc है, ये जो VC है ये R और ये 1/ωcR टेंजेंट थीटा। ये फार्मूला वैसे याद कर लें, इस पर न्यूमेरिकल पॉसिबल में भी बन जाए सिंपल वैल्यूज के साथ। एनीवे ये आपने ध्यान में रखना है ये फार्मूला। तो ये था RC सीरीज सर्किट। अब RL सीरीज सर्किट में आ जाए, वहां पे भी करंट सेम रहेगा, V जो है वो डिवाइड होगा। तो सेम उसी केस में अब वहां पे आपको पता है कि करंट जो है वो लैग करता है, लीड नहीं करेगा वोल्टेज से। तो ये देखें वोल्टेज जो है वो लीड कर रहा है ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ पे ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में था, यहाँ पे ये अपवर्ड डायरेक्शन में हो गया। और ये करंट है VR, ये तो कांस्टेंट ही रहेगा जो R के केस में है, VR और I। सिमिलरली इसको हमने पिथागोरस थ्योरम के जरिए करने के लिए यहाँ पे ड्रा किया और ये रिजल्टेंट बन गया। रिजल्टेंट के केस में ये दोनों पिथागोरस थ्योरम का फार्मूला हमने लगा दिया,
जिस तरह यहाँ कैलकुलेशन की है उस तरह नहीं मैं कर रहा, मैंने डायरेक्ट जो है वो इम्पीडेंस का फार्मूला लिख दिया है। आरएल सीरीज सर्किट के केस में आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का स्क्वायर, न्यूमेरिकल इस पे भी बन सकता है, टेंजेंट थीटा ओमेगा एल ओवर आर, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर ओमेगा एल ओवर आर, ये तो ये इसका भी फार्मूला आ जाएगा थीटा का। तो ये था आरसी और आरएल सीरीज सर्किट, ये आपने ध्यान में रखना है। मेन चीज थी कि यहाँ पे ये जो डायग्राम बन रही है वहां से जो है वो हमने इंपीडेंस फाइंड की, किस तरह जो है वो एंगल भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज आपको क्लियर हो गई है। अब नेक्स्ट है कि पावर इन एसी सर्किट। देखें आप अगर आइडिया हो कि जो प्योर सर्किट होता है, जो यहाँ पे जो हमने स्टार्ट करने से पहले जो एसी सर्किट में हमने देखा भी था कि जो डीसी सर्किट होता है ना उसका बेसिक जो एलिमेंट होता है वो रेजिस्टर होता है डीसी सर्किट में। तो हम पावर किस तरह फाइंड कर देते हैं, P इज इक्वल टू VI, यानी जो डीसी सर्किट था, डीसी सर्किट उसमें जो बेसिक एलिमेंट होता है वो होता है रेजिस्टर R, जिसको हम कहते हैं। और दूसरी तरफ जो एसी सर्किट है उसमें रेजिस्टर भी आ जाता है, इन एडिशन टू रेजिस्टर टू न्यू सर्किट्स एलिमेंट्स आते हैं जिसको हम इंडक्टर कहते हैं L और कैपेसिटर C, ये तो आ जाते हैं। अब इनके जब आने से हमने एक फार्मूला जो है जनरेट करना है पावर कि पावर हम किस तरह जो है वो कैलकुलेट करते हैं। देखें प्योर इंडक्टर और प्योर रेजिस्टर में जो पावर होगी वो तो जीरो होगी, डिसिपेट नहीं होगी, जो डिसिपेशन है पावर की वो जीरो होगी। क्यों? क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि एक में करंट जो है वो लैग करता है और एक में वोल्टेज जो है वो लैग करता है, या एक में करंट जो है वो लीड करेगा और वोल्टेज जो है वो लीड करेगा एक में। तो उस केस में क्या हो जाएगा, थीटा जो है वो 90 डिग्री होगा, फेज डिफरेंस जो है वो उनके दरमियान 90 डिग्री है, आपको पता है। तो PVI cos थीटा जब cos होगा 90 डिग्री तो ये तो हो जाएगा जीरो, तो P दोनों के केस में हो जाएगी जीरो। ये तो समझ आती है बात, ठीक है। जो प्योर जो इंडक्टिव सर्किट हो, जो कैपेसिटर होगा, प्योर इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव जो सर्किट्स हैं उनमें जो पावर डिसिपेशन है वो तो होगी जीरो। लेकिन अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जब मोर देन वन कंपोनेंट्स हम यूज करते हैं तो फिर हम करते क्या है, प्योर के केस में मतलब है कि सिर्फ कैपेसिटर लगा होगा, प्योर इंडक्टिव सर्किट के केस में है कि सिर्फ इंडक्टर लगा होगा। लेकिन जब आर की एडिशन हो जाएगी, डिफरेंट कंपोनेंट्स आप इनमें ऐड करेंगे तो फिर वेरिएशन आएगी। फिर क्या करेंगे, फिर हम करेंगे ये जो इनका रिजल्टेंट वोल्टेज है, ये जो करंट तो ऑब्वियसली ये यूज हो रहा है, ये जो रिजल्टेंट वोल्टेज VRMS ये फार्मूले में रोल प्ले करेगा, ये जो रिजल्टेंट वोल्टेज है VRMS ये फार्मूले में रोल प्ले करेगा। क्योंकि अब ये जो VRMS है इसका लिंक है I के साथ, हमने वो फाइंड किए, तो इसलिए VRMS into IRMS into cos थीटा, ये जो cos थीटा है ये पावर फैक्टर है। तो इस तरह हम जो है वो पावर कैलकुलेट करेंगे एसी सर्किट्स में। लेकिन प्योर के केस में पावर जीरो होती है, मैंने आपको बता दी। ये इंपॉर्टेंट चीजें थी, कुछ इनको रीड भी करें, हर चीज आपको जो निकाल के इसके अंदर से दिखाएगी ये टॉपिक के अंदर से। नेक्स्ट इंशाल्लाह इसी जो पार्ट 2 की सेकंड वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट कांसेप्ट डिस्कस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अब हम जो है वो पार्ट 2 की जो रिमेनिंग वीडियो 2 है उसमें हम देखेंगे ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, रेजोनेंस सीरीज सर्किट, सीरीज रेजोनेंस सर्किट एंड पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। देखें इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो हमने डिस्कस करनी है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं इसके अंदर आपने देखना है। आपको पता है कि सीरीज रेजोनेंस सर्किट में जो करंट है वो सेम रहता है फॉर आर, एक तो ये पॉइंट आपने ध्यान में रख लिया। दूसरा वोल्टेज में जो ये पैरेलल रेजोनेंस सर्किट में वोल्टेज जो है वो सेम रहेगा फॉर आर। अब जो मेन चीज है कि इसकी जो फेजर डायग्राम है, देखें आपको ऑलरेडी पता है कि हमने जो पहले कंपोनेंट्स में डिस्कस किया कि जब आरएल सर्किट था और आरसी सर्किट था उसमें कौन सी चीज लीड कर रही थी, कौन सी चीज लैग कर रही है। यहाँ पे भी अगर आप देखें तीनों के केस में VR वोल्टेज है और ये IA करंट, ये तो ऑब्वियसली R के केस में तो ये इन फेज ही रहेंगे, इसमें तो कोई वेरिएशन नहीं आएगी। रेड मार्कर से इसको देखते हैं, ये तो रहेगी सेम, वेरिएशन इसमें नहीं रहेगी। लेकिन अगर आप देखें यहाँ पे ये जो VL है ये अपोजिट टू VC है, एक तो ये पॉइंट हो गया। इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज है वो वही है कि यहाँ पे करंट देखें आप, VL के केस में जो करंट है ये वोल्टेज लीड करेगा, लेकिन VC के केस में क्या है, करंट लीड करेगा।
ये चीज वही है जो ऑलरेडी हमने बयान किया हुआ। ये तीनों कंपोनेंट्स की केस में ये फेजर जो है वो डायग्राम आ गई। एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट जो चीज है कि हमने रेजोनेंस देखना। देखा जिस तरह आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी जो अप्लाइड फ्रीक्वेंसी है वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी के केस में जो है वो इक्वल होती है, तो फिर रेजोनेंस का अमल होता है, हमने पढ़ा भी था। यहाँ पे भी कुछ इलेक्ट्रिकली जो है ना इस तरह होगा। तो ये होगा क्या कि ये जो XL है ये XC के जो है वो इक्वल हो जाएगा सम फ्रीक्वेंसी पे। ये जो ओमेगा है ये AC करंट है ना, उसकी फिजिकली फ्रीक्वेंसी है। एट सम फ्रीक्वेंसी ये दोनों जब इक्वल हो जाएंगे तो हम रेजोनेंस जो है वो ऑब्जर्व करेंगे। आपको पता है ये ओमेगा R रेजोनेंस की वजह से R लिख दिया, ये ओमेगा R रेजोनेंस की वजह से ओमेगा C, ये ओमेगा R स्क्वायर 1/LC आ गया। यहाँ पे ओमेगा R स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1/ओमेगा C, ओमेगा R इज इक्वल टू 1/स्क्वायर रूट ओमेगा C। यहाँ पे 2πfr आ गया इज इक्वल टू 1/स्क्वायर रूट LC। तो fr यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो है इसकी फ्रीक्वेंसी आ गई। ये तो इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आप देख लीजिए। अब नेक्स्ट अगर आप देखिए इस पे गौर करें कि ये जो डायग्राम बन रही है, कुछ इसके रिस्पेक्टिव हम कुछ चीजें जो है वो डिस्कस करते हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, पहले उनको देख लेते हैं बुक पे। नंबर 1 वो कह रहा है कि द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय, ये तो फार्मूला आ गया। नंबर 2 वो कह रहा है द इंपेडेंस ऑफ द सर्किट एज रेजोनेंस इज रेजिस्टिव सो द करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज, द पावर फैक्टर इज 1। देखिए रेजिस्टिव कैसे होगी, अगर आपको पता है कि भाई ये R है, ये XC है, XL और ये XC है, ये दोनों तो होंगी कैंसिल आउट क्योंकि ये दोनों इक्वल है। तो जब हम पूरी रेजिस्टेंस को जमा करेंगे तो जमा हम ऐसे ही करेंगे ना, ये तो कैंसिल होगी और यही बचेगा सिर्फ रेजिस्टिव जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे स्क्वायर करके स्क्वायर रूट लगा के। यानी हो ये आपको मैं सिर्फ बता रहा हूं कि सिर्फ R बचेगा, ये रेजिस्टिव सर्किट ही होगा। तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया। The impedance of the circuit is minimum at this frequency and is equal to R. If the amplitude of the source voltage is constant, the current is maximum at the resonant frequency and its value is V naught over R. ये आप ग्राफ से देख सकते हैं कि at resonant frequency जो करंट की वैल्यू है वो मैक्सिमम है। ये करंट है इसके अराउंड, इधर फ्रीक्वेंसी है, ये I naught मैक्सिमम और R वहां पे लो है। लो है वो क्यों, वो सिर्फ R ही है, बाकी दोनों तो कैंसिल आउट होगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान में रखना है। और अगर आप दूसरी तरफ देखें ग्राफ में कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ती जा रही है करंट की वैल्यू जो है वो कम होती जाती है। सिमिलरली यहां पे देखिए करंट की वैल्यू बढ़ती है, आफ्टर रेजोनेंस जो है वो कम होती जाती है। तो ये थोड़ा सा ग्राफ के हवाले से था, ये फार्मूला था, ये फेजर डायग्राम थी, ये कैंसिल आउट हो रहे हैं कुछ चीजें और कुछ ये प्रॉपर्टीज थी। एंड पे वो कह रहे हैं कि जो वोल्टेज जो सोर्स वोल्टेज है वो कम होगा और जो VL और VC है, क्योंकि आपको पता है इसका VL होगा और इसका VC होगा, ये मच लार्जर होंगे देन सोर्स वोल्टेज। तो इट्स मीन कि हमें ये ठीक ठाक जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, रेजोनेंस के लिए। तो ये फार्मूला यही शो करता है कि L और C की वो कौन सी वैल्यू होगी जब हम फ्रीक्वेंसी हम उस पे हम जो है वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जब फाइंड आउट कर सकते हैं। तो L और C की वैल्यू का भी हमें आइडिया हो जाएगा, फिर उस वैल्यू पे हम जो है वो रेजोनेंस जनरेट कर सकते हैं। ये इस वाले से हो गया। अब पैरेलल रेजोनेंस सर्किट में आते हैं। पैरेलल के केस में वोल्टेज है वो सेम रहेगा। तो फेजर डायग्राम में देखें आप वोल्टेज और IR, ये तो R के केस में उसी तरह ही होगा। तो ये V देख रहे हैं सेम रह रहा है, V ले लिया इसके अराउंड और IR आ गया, वो भी R के R का IR आ गया, IC का ये आ जाएगा, IC कैपेसिटर का, और इंडक्टर का जो है वो IL आ जाएगा। यहाँ पे भी अगर आप देख रहे हैं IC जो है ये करंट वोल्टेज से जो है ये लीड कर रहा है। IC हमने पढ़ा हुआ है पहले, यहाँ पे करंट जो है वो लैग कर रहा है क्योंकि वोल्टेज सेम रह रहा है, तो वो हमने ले लिया। ये फेजर डायग्राम आ गई। होगा क्या कि जब IC और IL आपस में इक्वल हो जाएंगे तो एट सम फ्रीक्वेंसी तो ये जो है XL इज इक्वल टू XC आ जाएगा। जिस तरह यहाँ पे कैलकुलेट किया वो तो मैं नहीं करूंगा, मैंने डायरेक्ट जो है वो फार्मूला लिख दिया, उसी तरह ये फार्मूला आ जाएगा इसका। तो यहाँ से हम FR जो है वो फाइंड कर लेंगे, हमें आइडिया हो जाएगा कि LC की हम L और C की वैल्यू कौन सी हम वैल्यू देंगे, हम रेजोनेंस जो है वो ऑब्जर्व करें जिस पे ये दोनों जो है इक्वल हो जाए। बेसिकली तो कौन सी L और C की वैल्यू हम रखें कि ये जो दोनों इक्वल हो जाए और इस तरह हम फ्रीक्वेंसी जो है वो फाइंड कर सकते हैं, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। यही सवाल है। क्या ग्राफ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप ये देखें कि FR और यहाँ पे करंट की वैल्यू जो है वो मिनिमम है, यहाँ पे देखें करंट की वैल्यू मैक्सिमम है, यहाँ पे जो है वो करंट की वैल्यू रेजोनेंस पे मिनिमम है और बाकी फ्रीक्वेंसीज पे जो है वो ज्यादा वैल्यू है। तो ये थोड़ा सा अपोजिट सेंस में थोड़ा सा आपने जो है वो
देखना है कि थोड़ा फर्क आ रहा है इनमें। एंड पे वही चीज है कि इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी वो आपको पता है इसी के इक्वल है। लेकिन अगर आप एंड एक और चीज वो कह रहे हैं कि एट रेजोनेंस द सर्किट इंपेडेंस इज मैक्सिमम एंड इट इज रेजिस्टिव। सर्किट इंपेडेंस यहाँ पे जो है वो मैक्सिमम है क्योंकि पैरेलल सर्किट है, तो यहाँ पे जो सर्किट रेजिस्टेंस वो कह रहा है मैक्सिमम है लेकिन है रेजिस्टिव ही है। तो ये आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम है, इस वजह से करंट जो है वो देखें इस पे थोड़ा मिनिमम जो है वो फ्लो कर रहा है। यहाँ पे रेजिस्टिव जो है वो ये मिनिमम थी तो करंट ज्यादा था। ये चीजें थोड़ी देखनी है आपने। लेकिन यहाँ पे भी ऑब्वियसली आपको पता है ये अपोजिट है, तो ये 1/XL माइनस 1/XC 1/R जब हम प्लस करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे पैरेलल के केस। ये करके देखें, ये आपको पैरेलल और सीरीज रेजिस्टेंस सर्किट में बता दिया गया। तो यहाँ पे भी ये R ही होगी, ठीक है, बताने का मेन मकसद ये है। एंड पे देखें कि वो कह रहे हैं रेजोनेंट करंट इज मिनिमम एंड इट इज इन फेज विद द अप्लाइड वोल्टेज। वो तो ऑब्वियसली इन फेज विद द अप्लाइड वोल्टेज जो रेजोनेंट करंट होगा ये, ठीक है, को पावर फैक्टर जो है वो 1 हो जाएगा। तो एंड पे वो कह रहा है कि जो ब्रांच करंट IL और IC वो मे बी मच लार्जर देन द सोर्स करंट, कि ये जो IL और IC का जो करंट होगा ये सोर्स करंट से बहुत ज्यादा जो है वो लार्ज होगा। ये आप देख सकते हैं कि करंट हमें ठीक ठाक जो है वो देना पड़ेगा ये रेजोनेंस ऑब्जर्व करने के लिए। तो ये प्रॉपर्टीज थी साथ उसके, और ये जो है वो सर्किट एनालिसिस थे। नेक्स्ट जो चीज है वो हमने देखना है कि ये जो 3 फेज है इसके अंदर से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपने ध्यान में रखनी है कि 3 फेज क्या होता है, और फिर मेटल डिटेक्टर जो हम यूज करते हैं रेजोनेंस की, बेसिकली जो है वो ये जो एप्लीकेशंस हैं LC जो है वो सर्किट्स हैं उनकी एप्लीकेशन है। देखें 3 फेज में बुक से जो है हम कुछ चीजें यहाँ पे डायग्राम एक में बना देता हूँ, आप ये ध्यान में रखें कि ये कॉइल्स हैं 120 एंगल होगा, ये भी 120 एंगल और ये भी 120 एंगल। एक तो ये ध्यान में रखें कि 3 फेज है जो 3 कॉइल्स होंगी। जनरेटर में हम दोनों ने एक कॉइल डिस्कस की थी जनरेटर के टॉपिक में, तो यहाँ पे 3 कॉइल्स होंगी। और एक तो ये पॉइंट ध्यान में रखना है, दूसरा ये है कि ये इस तरह ये कॉइल्स जो है वो, इसको मैं इधर बनाता हूँ, कॉइल्स जो है वो लिंक कर ये, तो इनके 3 कॉइल्स हैं, तो इनके टर्मिनल 6 नहीं है 4 टर्मिनल्स हैं, क्योंकि इनका एक टर्मिनल जो है ये कॉमन जंक्शन है, कॉमन जंक्शन होता है इनका। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, यानी 4 टर्मिनल्स। टर्मिनल्स पूछ रहे हैं कितने टर्मिनल्स है, तो 6 नहीं है 4 टर्मिनल्स है, एक जो है वो कॉमन जंक्शन है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो दूसरा जो इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट है कि यहाँ पे अगर एक का जो वोल्टेज है, उनके स्लिप रिंग्स ऑब्वियसली हमने यूज करने हैं, ऑब्वियसली वो डिटेल में तो नहीं जाना, स्लिप रिंग आपको पता लगे होते हैं सारे, तो 3 कॉइल में तो उस हिसाब से स्लिप रिंग्स भी लग जाएंगे हर कॉइल के साथ साथ। आउटपुट हम यहाँ से ऑब्टेन करते हैं इसी जनरेटर में, हमें पता भी था। बहरहाल अगर एक का वोल्टेज जो है वो 0 हो जाएगा, अगर एक कॉइल का वोल्टेज जो है वो 0 हो जाएगा तो दूसरे का वोल्टेज 0 नहीं होगा, और वो 120 डिग्री फेज डिफरेंस पे होगा, ठीक है। सिमिलरली जो थर्ड होगी वो इससे 240, क्योंकि अगर आप इसको देखें, इस 1 कॉइल का इस थर्ड कॉइल के साथ देखें तो 120 फिर 120, ये 240 पे होगा, फेज डिफरेंस पे होगी, किसी भी इंस्टेंट पे हम ले लेंगे। अगर इसका वोल्टेज 0 है तो इसका वोल्टेज 0 नहीं होगा, इसका भी जो है वो 0 नहीं होगा, इसका और इसके दरमियान फेज डिफरेंस 120 डिग्री है उस इंस्टेंट पे, और जो पहली कॉइल है उसका थर्ड के साथ जो होगा वो 240 जो है वो डिफरेंस होगा। तो ये थोड़ा सा ज़हन में रखना आपने, ये चीजें पूछी जा सकती हैं। फिर उसके अलावा जो इनके जो टर्मिनल्स हैं, अगर आप ये ले लें टर्मिनल, तो इसको मैं A कंसीडर कर लूं, इसको मैं B कंसीडर कर लूं, इसको मैं C कंसीडर कर लूं, D, और इसको मैं C ले लूं, ये सर्किट डायग्राम जो है वो बनाइए मैंने थोड़ी सी आइडिया देने के लिए। तो इनके दरमियान जो होगा फेज, the voltage across each of the lines connected to terminals A, B, C and D and the neutral lines, क्योंकि हमने ये जो कॉमन जंक्शन है इसको हमने यहाँ पे जो है ना अर्थ किया होता है, इनके अंदर 230 जो है वो वोल्ट होगा, ये ध्यान में रखना है। उसके अलावा जो हम सप्लाई देते हैं वो एनी 2 लाइंस के लोगों का फेज शिफ्ट जो है 120 डिग्री है, ये तो आपको पता चल गया है, इनके दरमियान फेज शिफ्ट जो है 120 डिग्री है। लेकिन द मेन
Advantage of having a three-phase supply is that total load of the house or factory is divided in three parts. Obviously, तीन phases है तो तीन parts में divide हो जाएगा. तो कुछ heavy appliances होते हैं वहाँ पर हम जो है इसको use करते हैं बहुत ज़्यादा heavy voltage वहाँ पे जो required होता है amount of energy. तो ये चीज़ भी आपने ज़हन में रखनी है. और ये जो terminals हैं तीनों और ये जो neutral terminal जिसको हमने अर्थ किया हुआ है इनके दरमियान जो voltage होता है वो 230 वोल्ट होता है. ये वैल्यू ज़हन में रखनी है. उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वोल्टेज अक्रॉस एनी टू लाइंस इज अबाउट 400 वोल्ट. ठीक है, किसी भी जो टू लाइंस के दरमियान जो वोल्ट होगा, ये फॉर एग्जांपल ये लाइन है, इसका और इसके दरमियान जो वोल्टेज होगा, इसका इसके दरमियान, इसका इसके दरमियान, यानी टू लाइंस के दरमियान जो वोल्टेज जो होगा वो 400 वोल्ट जो है ये वैल्यू बुक पे जो है मेंशन है. तो ये थोड़ा सा आपने ये चीजें इसमें जो है वो ध्यान में रखनी है. नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ मेटल डिटेक्टर्स. देखिए आपको पता है कि आपने बीट के बारे में जो पता था कि बीट फ्रीक्वेंसी जो है वो जनरेट होती है जब फ्रीक्वेंसी में कोई ना कोई जो है वो अगर ए एफ ए फ्रीक्वेंसी है ये एफ बी के इक्वल नहीं होगी तो बीट जनरेट होगी. ये तो आपको पता है. इसी तरह जो है वो एक सर्किट एलसी सर्किट है फॉर एग्जांपल ऑसिलेटर सर्किट है. ठीक है, इसको ए कह देते हैं, ए सर्किट है, ये बी है, इसकी फ्रीक्वेंसी एफ ए हो जाएगी, इसकी एफ बी हो जाएगी. यहाँ से होता क्या है कि बीट्स जो है वो हम यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं. बीट्स यहाँ पे हमने स्पीकर लगाया हुआ है, इसमें हम देख सकते हैं. जब तो ये एफ ए के जो है वो इक्वल है तो फिर तो नहीं हमें जो है वो आइडिया हो कोई बीट जनरेट नहीं होगी. लेकिन ये मेटल डिटेक्टर है जो आप गुजरते हैं शॉपिंग सेंटर्स और डिफरेंट जो क्रिटिकल एरियाज में वहाँ पे एक बीट जो है वो जनरेट होती है. जब भी मेटल जो है पास आउट होते हैं मोबाइल इस किस्म की कोई भी चीज़ हो तो बीट स्पेसिफिक जनरेट होती है. होता क्या कि वो मेटल होती है, जब ये ए फ्रीक्वेंसी मेटल जब इसके करीब आएगी, करीब आने से पहले तो ये आपस में जो है वो इक्वल है तो बीट जनरेट नहीं होगी, डिफरेंस ही नहीं आएगा. क्योंकि आपको पता है कि बीट जो है वो एफ ए माइनस एफ बी इस तरह जो है वो बीट जनरेट होगी जब इनमें जो है वो डिफरेंस होगा. जब डिफरेंस कोई नहीं होगा तो ये आपस में इक्वल कोई नहीं होगा तो फिर बीट जनरेट नहीं होगी. लेकिन जब आपस में ये इक्वल नहीं होंगी तो डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा, देन बीट जनरेट होगी. तो ये होता है ये तब इक्वल नहीं होती जब कोई मेटल पार्ट यहाँ पे इसके करीब लाया जाएगा तो बीट जनरेट होगी. इसके थ्रू हम बीट जो है वो वॉइस स्पीकर के थ्रू सुन सकते हैं. तो ये इसका सिंपल जो है वो प्रोसेस था. इसमें जो है वो हम यूज करते हैं, इसको हम एलसी सर्किट जो है वो कहते हैं. और ये ऑसिलेटिंग मास स्प्रिंग सिस्टम की तरह जो है वो बिहेव करता है. इस लाइन को भी जो है वो ध्यान में रखें. इस सर्किट को हम इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर भी कहते हैं. दिस सर्किट इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर. ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. नेक्स्ट इंशाल्लाह पार्ट 3 में रिमेनिंग जो दो मेन इंपॉर्टेंट होते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे.